राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो हम सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैमल मैनेजमेंट की, ऊंट प्रबंधन की। जैसा कि आप सबको पता है कि पशुपालन विज्ञान के अंदर अब तक हमने गाय को पढ़ा है, भैंस को पढ़ा है, बकरी को पढ़ा है, भेड़ को पढ़ा है, और आज का हमारा जो वीडियो है ये ऊंट का होने वाला है। यहां से कहीं एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखा तो सब समझ में आएगा और आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाला हूं इसके बारे में जितनी भी जानकारी है। जैसे कि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सर इसका जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, स्ट्रेस साइकिल क्या होगा, स्ट्रेस पीरियड क्या होगा, प्यूबर्टी कितने समय की होगी। कई सारे क्वेश्चन है। ऊंट को कौन लेकर आया था, राजस्थान में कौन लेकर आया, ऊंट की कौन कौन सी नस्लें हैं, सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। बात करेंगे कैमल के बारे में, ऊंट के बारे में। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? राजकीय पशु का दर्जा भी दिया गया। कब दिया गया, सभी पॉइंट पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों से कि ऊंट कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने ऊंट को देखा होगा। कहीं बच्चों का आंसर होगा कि सर ऊंट तो एक ही प्रकार का होता है, कहीं बच्चों का होगा कि सर ऊंट दो प्रकार के होते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो आपके क्या होगा कि ऊंट दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं तो आओ समझते हैं। एक तो ऐसा ऊंट होता है जिसके ऊपर सिर्फ एक कुबड़ पाया जाता है, और एक ऐसा ऊंट होता है जिसके ऊपर दो कुबड़ पाए जाते हैं। कुबड़ से भी पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऊंट के कुबड़ में किसका संग्रहण होता है, तो याद रखना वसा का होता है, ना कि पानी का। तो चलिए बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जो ऊंट का कुबड़ होता है, सॉरी जो ऊंट होता है आपके, ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के ऊंट होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? दो प्रकार के। सर दो प्रकार के कौन कौन से होंगे तो आओ समझते हैं। एक तो होता है एक कुबड़ वाला ऊंट, एक कुबड़ वाले ऊंट जिस पर एक कुबड़ होगा, सिंगल हम्प होगा, और दूसरा आपके होता है दो कुबड़ वाले ऊंट। कौन से? दो कुबड़ वाले ऊंट। कहने का मतलब है जिस पर दो कुबड़ पाए जाते हैं। अब बिल्कुल आपको मेरे एक एक पॉइंट पे अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। हो सकता है क्वेश्चन वहां से बन जाए जहां से मैं बोल रहा हूं, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। समझने की कोशिश करना। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो एक कुबड़ वाले ऊंट हैं ये सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा संख्या में कौन से हैं? एक कुबड़ वाले ऊंट हैं। और अगर हम बात करें दो कुबड़ वाले ऊंट की, तो इनकी जनसंख्या जो है, संख्या वो क्या है? कम है। कहने का मतलब है दो कुबड़ वाले ऊंट बहुत कम पाए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर पाए जाते हैं? ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो जैसे कि लद्दाख वगैरह में ये ऊंट आपको मिल जाएंगे। जबकि हम बात करें एक कुबड़ वाले ऊंट की, तो ये शुष्क और गर्म प्रदेशों के अंदर पाए जाते हैं। सभी जगह पे ये ऊंट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहला बेसिक सा क्वेश्चन ये बनता है कि इनका जूलॉजिकल नेम क्या है। क्या दोनों का जूलॉजिकल नेम अलग अलग होगा, जैसे कि हमने गाय में देखा है, भैंस में देखा है, ठीक है? उसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करेंगे इनके जूलॉजिकल नेम की। तो मेरे दोस्तों, जो एक कुबड़ वाला ऊंट होता है इसका होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या होता है मेरे दोस्त? इसका जूलॉजिकल नेम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या नाम याद हो जाएगा? बहुत आसान है। अगर कठिन लगे तो मेरे साथ दो चार बार बोल लो कि एक कुबड़ वाले ऊंट का जो जूलॉजिकल नेम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस होता है। कैमेलस ड्रोमेडेरियस होता है। जहां भी ऊंट दिखे बोलो कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दो कुबड़ वाले ऊंट का जूलॉजिकल नेम। मेरे दोस्त, इसका होता है कैमेलस बैक्टीरियंस। क्या होता है? कैमेलस बैक्टीरियंस। इसका क्या होगा? जूलॉजिकल नेम होगा, या आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसे इसको कैमेलस ड्रोमेडेरियस हमने बोला जूलॉजिकल नेम, तो इसको ड्रोमेडेरी ऊंट भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। क्या कहा जाता है इसको? ड्रोमेडेरी
ड्रोमेडेरी ऊंट भी इसको कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें कि सर जो कैमेलस बैक्टीरियंस होता है इसको क्या कहा जाता है, तो उसको बैक्टीरियन ऊंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, इसको बैक्टीरियन, याद हो जाएगा, बैक्टीरियन, बैक्टीरियन ऊंट भी इसको कहा जाता है। किसको, दो कुबड़ वाले ऊंट को। अब हम बात कर लेते हैं कि ये ऊंट कहां कहां पर पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक कुबड़ वाला ऊंट होगा यह आपको कहां पर मिल जाएगा मेरे दोस्तों, ये शुष्क व गर्म प्रदेशों में आपको मिल जाएगा। कहां पर, शुष्क और गर्म प्रदेशों में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें दो कुबड़ वाले ऊंट कहां पर पाए जाते हैं, तो दो कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं मेरे दोस्तों ठंडे प्रदेशों में। कहां पर, ठंडे प्रदेशों में। जैसे कि ठंडे प्रदेश कहां पर है, अगर हम आप बात करें हमारे भारत की, तो ये लद्दाख में आपको मिल जाएंगे। कहां पर मिल जाएंगे, लद्दाख के अंदर ये ऊंट आपको मिल जाएंगे। तो इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें कि सर इनका परिवार किस फैमिली से ऊंट बिलोंग करते हैं। जैसा कि हमने देखा है गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में, इनका जो कुल है वो क्या था, क्या था, बोलो, बोवेडी था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ऊंट की, तो अधिकतर बच्चे बोवेडी लगा देते हैं, बट वो आपका आंसर गलत है। ऊंट का जो कुल है वो क्या है, कैमेलिडी है। इसकी जो फैमिली है, किस फैमिली से ऊंट बिलोंग करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कैमेलिडी होगा। तो चलिए स्टार लगा के लिखेंगे। अगर हम बात करें किसकी मेरे दोस्त, फैमिली की बात करेंगे, किसकी फैमिली, हमारी नहीं, ऊंट की फैमिली की बात करेंगे, तो क्या होगा, कैमेलिडी होगा। क्या याद हो जाएगा अच्छे तरीके से, बहुत आसान है। इसका भी कुल क्या होगा, कैमेलिडी होगा। क्या होगा, कैमेलिडी। बस आपको इतना याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर, जैसे कि गाय में भी देखा, भैंस में देखा, बकरी में देखा, भेड़ में देखा, और आई होप आपको याद होगा। याद होना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ना है तो याद रखना पड़ेगा, तभी एग्जाम में सिलेक्शन होगा। अगर आप चाहते हो कि लव सर की क्लास हमने अटेंड कर ली, सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इतना कहता हूं, जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया ना, वो कहीं और जगह से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल डिटेल में पढ़ा के जाऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। कोशिश करें कि याद हो जाए हमें जल्दी से जल्दी। बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र की अगर हम बात करें, गुणसूत्र संख्या, तो कितना होता है मेरे दोस्तों, 2n बराबर 74 होता है। कितना होता है, 2n बराबर 74। बोलो क्या याद हो जाएगा, बहुत आसान है, आसानी से याद हो जाना चाहिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से। दोनों ऊंटों का क्लासिफिकेशन हमने कर दिया है कि एक तो एक कुबड़ वाला ऊंट हमने देखा है और एक दो कुबड़ वाला ऊंट हमने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊंटों के बारे में और जानकारी देखते हैं। देखो ऊंट को क्या कहा जाता है, तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, या फिर इसको शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान का जहाज। अच्छा, रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आपको रेगिस्तान में चलना है तो वहां पे गाड़ी वगैरह नहीं चलती है। जो सबसे अच्छा जो साधन माना जाता है रेगिस्तान में चलने का, वो क्या है, ऊंट है। क्योंकि ऊंट के पैर, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं और आसानी से ये रेत के अंदर चल सकते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, शिप ऑफ डेजर्ट कहा गया है और रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। इसके पीछे एक और लॉजिक है मेरे दोस्तों। रेगिस्तान में पानी की कमी है, पानी नहीं है, तो यही एक ऐसा जानवर है जो करीबन 7 से 8 दिन तक विदाउट वाटर, बिना पानी के रह सकता है। इसलिए भी इसको क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रेगिस्तान का जो जहाज है ऊंट, ये 7 से 8 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। इसके अलावा इसको राजकीय पशु का दर्जा भी दे रखा है। ये हमारा राजकीय पशु है। ये दर्जा कब दिया गया था, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगला एरो लगा के लिखोगे राजकीय पशु का दर्जा, राजकीय पशु का दर्जा। और मेरे दोस्तों ये कब दिया गया था, 30 जून 2014 को। 2-4 बार मेरे साथ बोल लो, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कब दिया गया था, 30 जून 2014 को इसको राजकीय पशु का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा जो लाइन मैंने बोली है कि ऊंट 7 से 8 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऊंट
ऊंट 7 से 8 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, बिना पानी पिए रह सकता है। याद रखोगे या आपको याद रखना है? चलो यहां पर अगर हम बात करें पानी की, वाटर की बात कर रहे हैं, तो कितना पानी पीता है ये? अगर हम बात करें कि एक बार में ऊंट कितना पानी पी सकता है, तो एक बार में ऊंट 135 लीटर पानी पी सकता है। ऊंट एक बार में 135 लीटर पानी पी सकता है, ये याद रखोगे। अब देख लो 135 लीटर कितना होता है, इसीलिए इसको 7 दिन तक पानी की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक लॉजिक अगर हम लगाए कि सर पर डे कितनी रिक्वायरमेंट होती है ऊंट को पानी की, तो 18 से 36 लीटर इसको पानी चाहिए एक दिन के लिए। कितना चाहिए? 18 से 36 लीटर, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे एक दिन की आवश्यकता जो है इसकी, एक दिन की आवश्यकता किसकी? वाटर की। मेरे दोस्तों ये कितनी है? ये है 18 से 36 लीटर। याद रखोगे, याद हो जाएगा, बहुत आसान है। एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि ऊंट को भारत में कौन लाया था, ऊंट को राजस्थान में कौन लाए थे, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं। अच्छा, ऊंट आए कहां से थे? तो आपके काबुल, अफगानिस्तान, इन जगहों से ऊंट को लाया गया था। और कौन लेकर आया था? भारत में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। तो यहां पर हम बात करेंगे भारत में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है मेरे दोस्त? मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत में ऊंट लाए थे। स्टार लगा लेना। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि सर जब भारत में मोहम्मद बिन कासिम लाए थे तो फिर राजस्थान में कौन लाए थे? तो राजस्थान में मेरे दोस्त लेकर आए थे पाबूजी। नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। ऊंटों के देवता भी किसको कहा जाता है? पाबूजी को कहा जाता है। तो हम बात करेंगे राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, मेरे दोस्तों बोर्ड पर यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। मैं चाहता तो पहले से पीपीटी बनाकर लिखा हुआ भी आपको दे सकता था, बट लिखने का एक ही रीजन है, मैं मेरे ऊपर ही उदाहरण से आपको समझाता हूं। अगर इनको मैं बार बार लिखूंगा तो मुझे ज्यादा समय तक याद रहेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरे दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप भी इनको अपने रजिस्टर में नोट करोगे, लिख कर पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से याद रहेगा, ज्यादा समय तक आपको याद रहेगा। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पढ़े अच्छे से लिख कर पढ़े, अच्छे से नोट करके पढ़े, तब जाके आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है मेरे दोस्तों, ये किसको जाता है? तो पाबूजी को जाता है। किसको? पाबूजी, याद रखोगे। और पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। भाई पास में बैंड बाजे बज रहे हैं, थोड़ी सी आवाज आ रही होगी, बस थोड़ी देर आप थोड़ा सा मैनेज करें, आवाज अभी कम हो जाएगी, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। डांस करने मत लग जाना, आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही है, मुझे भी बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। समझ में आ रहा है इतना? आवाज कम हो गई। चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई फटाफट, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की कि भारत में सबसे पहले ऊंट मोहम्मद बिन कासिम लाए और राजस्थान में पाबूजी लाए। तो एक क्वेश्चन बनता है कि ऊंटों का देवता किसको कहा जाता है? तो अगर हम बात करें ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता किसको कहा जाता है? तो मेरे दोस्त ऊंटों के जो देवता है वो कौन है? पाबूजी है। कौन है? पाबूजी, याद रखोगे अच्छे तरीके से। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि जब भी ऊंटों को कोई बीमारी हो जाती है तो पाबूजी के नाम की पूजा कर दी जाती है, जिससे ऊंटों की बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन बीमारी से मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया कि ऊंटों की जो प्रमुख बीमारी है ये कौन सी है?
एक क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है, तो एरो लगा के लिखोगे ऊंटों की प्रमुख बीमारी, ऊंटों की प्रमुख, ऊंटों की प्रमुख बीमारी की हम बात कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त ऊंटों की जो प्रमुख बीमारी है कौन सी है, नाम ले दो एक बार फटाफट जल्दी से। सर्रा। कौन सी है? सर्रा है। और याद रखना इसको राजस्थानी भाषा में मेरे दोस्त तिवरसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिवरसा। जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा कि 3 वर्ष तक रहती है या 3 वर्ष में होती है, इसीलिए इसको तिवरसा कहा जाता है। और हम बात करें यहाँ पर कि जो सर्रा बीमारी है ये किसके द्वारा होती है, तो सीधा सीधा आंसर जाएगा प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। कौन सी है? प्रोटोजोआ द्वारा होती है, प्रोटोजोआ द्वारा। क्या इतना याद हो जाएगा? अब तक ऊंटों के बारे में बिल्कुल बेसिक बेसिक हमने बात की है। ऊंट कौन लाया है, ऊंटों के देवता कौन है। अब जब ऊंटों के देवता की हम बात कर चुके हैं तो अब हम बात करेंगे कि ऊंट पालक जाति कौन सी है मेरे दोस्तों। किसकी बात करेंगे? ऊंट पालक जाति। और एक क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर के ही नहीं, सभी एग्जाम्स में यहां से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ऊंट पालक जाति मेरे दोस्तों रायका है। कौन सी है? रायका है, या फिर इनको रेबारी भी कहा जाता है। अच्छा, रेबारी से कुछ याद आया क्या? रत्ना रेबारी आपको याद है? जो बाबा रामदेव जी हैं, तो आपको याद हो तो उनकी सिस्टर को लेने के लिए उन्होंने रत्ना रेबारी को भेजा था, ठीक है, और उनको कुएं में लटका दिया गया था। याद होगा आप लोगों को, तो ठीक है। ऊंट पालक जो जाति है वो कौन है? रेबारी है या रायका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे कि और भी कई सारे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से आते हैं। अगर हम बात करें इसके कुबड़ में क्या पाया जाता है, तो कुबड़ में जो संग्रहण होता है, कुबड़ में जो संग्रहण होता है वो किसका होता है मेरे दोस्तों? वसा का होता है, पानी का नहीं होता है। एग्जामिनर ऑप्शन में आपको पानी भी देगा तो पानी आपको नहीं लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंटों को क्यों पाला जाता है? तो देखो, ऊंटों को सवारी के लिए पाला जाता है, ऊंटों को बोझा ढोने के लिए पाला जाता है, ऊंटों को कृषि कार्य के लिए पाला जाता है, ऊंटों को रहट चलाने के लिए पाला जाता है। यह आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कृषि कार्य की, तो कि सर वहां तो बैल भी कार्य करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो एक जोड़ी बैल होते हैं उनके बराबर काम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ऊंट कर लेता है। तो यहां पे लिखोगे ऊंट, एक ऊंट, एक ऊंट, एक जोड़ी, एक जोड़ी, एक जोड़ी बैलों के बराबर काम कर लेता है, बराबर काम कर लेता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है कि ऊंट कितने बैलों के बराबर काम कर सकता है? 2 बैलों के बराबर या एक जोड़ी? सर 2 बैल एक जोड़ी तो एक ही बात हो गई, तो सीधा सीधा याद रखना है कि एक ऊंट 2 बैलों के बराबर काम कर सकता है। इसके अलावा ऊंट को क्यों पाला जाता है, तो मैंने आपको बताया किस लिए पाला जाता है। कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए, सवारी के लिए, सवारी के लिए। इसके अलावा बोझा ढोने के लिए, किस लिए? बोझा ढोने के लिए। इसके अलावा मेरे दोस्तों वह रहट चलाने के लिए। क्या चलाने के लिए? रहट चलाने के लिए। अच्छा, रहट नाम कुछ सुना सुना लग रहा है, सिंचाई के अंदर पढ़ते हैं हम रहट। प्राचीनतम साधन है किसका? सिंचाई का। आपने देखा होगा कुएं में बाल्टियां लटकी होती है, साइड में एक बेल घूमता रहता है। जैसे जैसे बेल घूमेगा और ये इस तरीके से घूमता रहता है तो बाल्टी अंदर जाएगी, पानी भर के बाहर आएगा। तो रहट चलाने के लिए भी किसको काम लिया जाता है? आप याद रखोगे ऊंटों को, बेलों को भी काम लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे कि बेसिक बेसिक कई सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इसके बारे में कई सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। जैसे कि हम बात करें कि सर इसका जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, मतलब गर्भकाल अवधि। जेस्टेशन पीरियड की बात करेंगे मेरे दोस्तों, जेस्टेशन पीरियड या फिर गर्भकाल, या फिर गर्भकाल अवधि। अगर हम बात करें कि सर गर्भकाल अवधि क्या होती है, तो याद रखोगे, क्या याद रखोगे बताए नहीं। गर्भ धारण से लेकर जो प्रसव तक का समय होता है इसको कहा जाता है गर्भकाल अवधि, ठीक है ना। मतलब कितने दिन तक पेट में बच्चा रहा है, जैसे कि इंसानों में होता है ना कि 9 महीने के लिए, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऊंट का जो जेस्टेशन पीरियड होता है मेरे दोस्तों, ये होता है 390 से 410 दिन। कितना होता है? 390 से 410 दिन। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसके अलावा हम बात करें
कि ऊंटों की श्वास दर कितनी होती है। किसकी बात करें मेरे दोस्तों, ऊंटों की श्वास दर कितनी होती है। तो ऊंटों की श्वास दर 1 मिनट में करीबन करीबन 5 से 7 बार, कितनी बार, 5 से 7 बार प्रति मिनट श्वास लेता है एक ऊंट। एक ऊंट 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेगा, तो 5 से 7 बार। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें नाड़ी की गति, किसकी बात करें, नाड़ी की गति, ऊंट में नाड़ी की गति या पल्स रेट कितनी होती है, तो याद रखोगे 28 से 30 बार, 28 से 30 बार प्रति मिनट होती है। क्या याद हो जाएगा, बहुत आसान है, 28 से 30 बार और 5 से 7 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे एक ऊंट को पर डे जो आहार दिया जाता है उसमें नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए। एग्जामिनर सीधा सा इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि ऊंट के लिए जो आहार दिया जाता है उसमें पर डे नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों ये होनी चाहिए 75 से 150 ग्राम पर डे। कितनी होनी चाहिए, स्टार लगा के या एरो लगा के आप लिखोगे। ऊंट को प्रतिदिन 75 से 150 ग्राम नमक देना चाहिए। क्या देना चाहिए मेरे दोस्तों, नमक देना चाहिए, या आपको याद रखना है, नमक देना चाहिए, है ना। ये वीडियो जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मैं इसका रिवीजन करवाऊंगा, और रिवीजन को अच्छे से देखना क्योंकि उसमें कई सारी चीजें और भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा हम बात करें कि जो ऊंट है प्रजनन योग्य कब हो जाता है या फिर गर्भधारण योग्य कब हो जाती है। मादा एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। अगर हम बात करें प्रजनन योग्य उम्र, नर की प्रजनन योग्य उम्र की अगर हम बात करें दोस्तों तो 5 से 6 वर्ष। कितना याद रखना है, 5 से 6 वर्ष आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मादा ऊंट गर्भधारण योग्य कब हो जाती है तो सीधा सीधा आंसर जाएगा 3 से 4 वर्ष। क्या जाएगा, 3 से 4 वर्ष। अगर हम यहां पर बात करें मादा ऊंट गर्भधारण योग्य उम्र की अगर हम बात करें तो क्या होगा मेरे दोस्तों, 3 से 4 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 3 से 4 वर्ष। और एक मादा ऊंट 2 वर्ष के अंतराल में बच्चे को जन्म देती है, यह भी आपको याद रखना है। मादा ऊंट 2 वर्ष, जैसा कि जेस्टेशन पीरियड से पता चल रहा होगा आपको, है ना, 365 से मतलब डेढ़, एक तरीके से कहने का मतलब है 1 साल से ज्यादा तो उसका जेस्टेशन पीरियड ही है। तो याद रखोगे मादा ऊंट 2 वर्ष के अंतराल में बच्चे को जन्म देती हैं। ये आपको याद रखना है। अभी और भी कई सारी जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, बस आप अच्छे से समझते हुए चले और स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों, ले लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने अभी जस्ट बात की है, किसकी बात की है, बच्चे की बात की है कि सर बच्चा 2 वर्ष के अंतराल में होता है। तो उसका जो बच्चा होता है जन्म के समय इसका भार क्या होता है, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो अगली लाइन में आप लिखोगे जन्म के समय ऊंट के बच्चे का भार, जन्म के समय ऊंट के बच्चे का भार, ऊंट के बच्चे का भार कितना होता है। तो याद रखोगे मेरे दोस्तों कितना होता है, 35 से 40 किलो का होता है। कितने किलो का होता है, 35 से 40 किलो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है, जन्म के समय ऊंट के बच्चे का भार कितना, 35 से 40 किलो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कूबड़ की। जो कूबड़ है तो कूबड़ की साइज आपसे पूछ ली जाती है, कूबड़ या इसका जो घेरा होता है इसकी साइज आपसे पूछ ली जाती है। अगर हम बात करें ऊंचाई की, किसकी बात करें, ऊंचाई मेरे दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर ऊंट का जो कूबड़ है इसकी साइज की। अगर मैं यहां पर बात करूं ऊंचाई कितनी होती है तो ऊंट के कूबड़ की, कूबड़ आपने देखा होगा, ये सपोज करो ये कूबड़ है और इसकी जो हाइट है ये होती है मेरे दोस्तों 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये है ऊंट के कूबड़ का घेरा। तो घेरा भी आपसे पूछा जाता है, तो यहां पर तो आप लिखोगे
50 सेंटीमीटर। और हम बात करें मेरे दोस्तों किसकी, घेरा, तो घेरा होता है 200 सेंटीमीटर का। लेकिन कई बार जो अच्छे खासे ऊंट होते हैं, याद रखना, उनका 200 से 300 सेंटीमीटर होता है। तो मैं आपको दोनों ही नोट करवाऊंगा। इसका कितना होता है, 200 से 300 सेंटीमीटर का होता है। ये वाला घेरा जो है ये कितना होगा, 200 से 300 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो गई, 50 सेंटीमीटर की हो गई। इसके अलावा हम बात करें, ऊंट की खाल के ऊपर कुछ कला की जाती है या मीनाकारी की जाती है, उस कला को क्या कहा जाता है। एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बोलो, उस्ता कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊंट की खाल पे जो मीनाकारी की जाती है, ऊंट की खाल पर मीनाकारी मेरे दोस्तों, इसको कहा जाता है उस्ता कला। कौन सी कला कहा जाता है, उस्ता कला कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है राजस्थान जीके के। अगर हम दृश्य से देखें तब भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, क्योंकि ऊंट आपके मतलब राजस्थान जीके के अंदर भी ऊंट से कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपके ऊंट पालक जाति वगैरह कौन लेकर आया था, ये क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के अंदर भी दे रखे हैं, तो अच्छे तरीके से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कि ऊंट के शरीर का तापमान कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर, तो देखो ऊंट के शरीर का जो तापमान होता है मेरे दोस्तों, ये बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है, अगर हम बात करें सुबह के 6 बजे की, मतलब 6 AM की बात करें, मॉर्निंग के समय, इसके शरीर का तापमान कम होता है। कितना होता है, 34 डिग्री सेल्सियस होता है। और हम बात करें जैसे कि इवनिंग की बात करें, 6 PM की बात करें, तब इसका बॉडी टेम्परेचर होता है मेरे दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो क्या बताओगे, इसका तो बताओगे 93.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका क्या बताओगे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना बताओगे, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि एक ऊंट के रहने के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है, एक क्वेश्चन भी अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो आपका आंसर क्या जाएगा, 70 से 100 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है एक ऊंट के लिए। ठीक है, तो अगला एरो लगा के लिखोगे। अगर हम बात करें स्थान में, सीधा सीधा लिख रहा हूं, आप अच्छे से पूरी लाइन बना के लिख लेना। तो कितना, 70 से 100 वर्ग फीट। कितना मेरे दोस्तों, 70 से 100 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है एक ऊंट के लिए। अच्छा, ऊंट से एक थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे याद आया, आपसे पूछ रहा हूं, सबको आंसर देना है कि ऊंट कितनी बार बैठता है। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ऊंट कितनी बार बैठता है, तो सर ऊंट जैसे बैठेगा कितनी भी बार बैठ सकता है उसके मन में आए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ऊंट एक बार बैठता है ना, उसी केस में 2 बार बैठता है। कैसे बैठता है समझने की कोशिश करना। आपने देखा होगा ऊंट के बड़े बड़े पैर होते हैं, हाइट काफी ज्यादा होती है, 10-12 फीट के भी ऊंट होते हैं, तो उनको बैठने में तकलीफ तो होती होगी। तो ऊंट किस तरीके से बैठता है, सबसे पहले आगे से बैठेगा, आगे के पैरों को क्या करेगा, डाउन करके इस तरीके से बैठ जाएगा। तो एक बार तो ऐसे बैठ गया, लेकिन फिर पीछे के पैरों से भी इस तरीके से बैठता है। तो ऊंट कितनी बार बैठता है, जब एक बार बैठता है तो 2 बार, एक बार आगे से और एक बार पीछे से। ये तो बात हो गई बिल्कुल मजाक वाली, ऐसा नहीं आता है, लेकिन ये रियलिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर ऊंट जो होता है, ऊंट के दूध में किसकी मात्रा या कौन से विटामिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो याद रखोगे ऊंट के दूध में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। अगला एरो लगा के लिखोगे, ऊंट के दूध में सर्वाधिक विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा, विटामिन सी पाया जाता है। स्टार लगा के अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें कि नर ऊंट का भार कितना होता है या फिर मादा ऊंट का भार कितना होता है, यह भी आपसे पूछा जाता है। अगर हम बात करें भार की, तो यहाँ पर भार हम दोनों का ही देखेंगे, नर का भी देखेंगे और मादा का भी देखेंगे। अगर हम बात करें नर का भार, औसत भार बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि फिक्स है ना, ये होता है मेरे दोस्त 500 से 700 किलो। कितना होता है, 500 से 700 किलो होता है। जबकि हम बात करें मादा की, तो मादा का 400 से 550 या 600 किलो तक भार होता है। कितना होता है,
500 से 700 तो नर का होता है, मादा का कितना होता है, तो 400 से 600 किलो भार होता है किसका, ऊंट का, नर और मादा का दोनों मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको बता रहा हूं जो किसी ने भी नहीं बताया होगा आपको, लेकिन एग्जामिनर है कुछ भी पूछ सकता है। आपके सिलेबस में दे रखा है कि पशुओं का उम्र ज्ञात करना और भार ज्ञात करना। अब उम्र कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपने देखा होगा अलग अलग विधियां हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सी है, डेंटल फॉर्मूला वाली। दांतों को गिनकर उम्र का पता हम लगाते हैं और वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है डेंटल फॉर्मूला, पशुओं का दंत सूत्र। आपसे लास्ट टाइम मेरे हिसाब से गाय या भैंस का पूछा गया था 2018 वाले कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो अगर आपसे ऊंट का पूछ लिया जाए तो भाई बार बार आपसे गाय भैंस का तो पूछेगा नहीं, है ना। तो यहां पर डेंटल फॉर्मूला की हम बात करेंगे, और जो डेंटल फॉर्मूला है ये भी आपने देखा होगा, दो हम फॉर्मूले याद रखते हैं, एक तो टेम्परेरी और एक परमानेंट। आपने देखा होगा कि जो दांत होते हैं जीवन काल में कितनी बार आते हैं, तो 2 बार आते हैं, एक बार होते हैं दूध के दांत और एक बार होते हैं परमानेंट, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो दो तरीके का मैंने आपको बताया कि एक तो कौन सा, टेम्परेरी की हम बात करेंगे, टेम्परेरी। अच्छा, दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ऊपर नीचे पाए जाते हैं। तो संख्या भी आपसे पूछ ली जाती है, तो यहां पर फॉर्मूला लिखूंगा मैं डायरेक्ट। अगर हम बात करें टेम्परेरी, तो टेम्परेरी होता है मेरे दोस्तों 1/3 प्लस 1/1 प्लस 2/3 प्लस 0/0। ये तो आपके कौन सा हो गया, टेम्परेरी। चलो दांतों की संख्या गिनो, टोटल कितने दांत हो गए, देखो जोड़ी गिनते हैं इनको, मल्टीप्लाई 2 करना है आपको। क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 कर देना, जिसमें आंसर निकल के आ जाएगा। चाहो तो ऐसे गिन लो ऊपर, जैसे एक जोड़ी 2 2 4 4 8, ठीक है, 8 हो गए ऊपर। इसके अलावा नीचे की बात करें तो 6 2 8 और वापस 6, कितने हुए 14 14 8 कितने हो रहे हैं आपके पास टोटल, गिनो भाई फटाफट जल्दी से। 1/3 1/3 और यहां पर मेरे हिसाब से 3/2 लिखना है ना, थोड़ा सा यहां पर, यहां लिखोगे 3/2, इसको सही कर लेना, 3/2। अब आपका बिल्कुल राइट हो गया है डेंटल फॉर्मूला। दांतों की संख्या गिनो, कितने हो गए, एक। अगर जोड़ी की बात करें तो ऊपर आप चाहो तो 2 गिन सकते हो या फिर डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 2 5 5 और 3 आपके 8 9 10 11, ठीक है। 11 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो कितना हो जाएगा, 22। तो यहां पर जो टेम्परेरी दांत होते हैं ये 22 होते हैं, लेकिन फिक्स नहीं है, कभी कभी ये हो सकता है आपको 24 भी देखने को मिल जाए। तो यहां पर अगर हम बात करें टेम्परेरी, तो टेम्परेरी में कितना हो जाएगा, डेंटल फॉर्मूला याद रखना, 1/3 प्लस 1/1, फिर इसके बाद हमने बोला 3/2, फिर 0 0। सर ये क्या है, समझाओ तो सही। चलिए समझाता हूं, वैसे तो अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। ये तो है इंसाइजर, ये है केनाइन, ये है प्रीमोलर और ये है आपके मोलर, जो 0 0 है। दाढ़ नहीं आती है टेम्परेरी में, आपने देखा होगा बचपन में, क्या दाढ़ आ जाती है क्या 7 साल के पहले, जब एक बार दांत टूट जाते हैं उसके बाद दाढ़ आती है हमारी, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से अब हम यहां पर बात करेंगे परमानेंट की। परमानेंट टीथ कितने होते हैं, तो चलिए इसका डेंटल फॉर्मूला आपके होगा 1/3 प्लस 1/1 प्लस मेरे दोस्तों होगा 3/2 और होगा 3/3। अब आप दांतों की संख्या गिन के बताओ कितने दांत हो गए टोटल। अगर हम बात करें कि टोटल टीथ कितने हो गए हैं तो गिनो, 1 2 3 5 और 8 8, और इसके अलावा अगर हम बात करें नीचे तो 8 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 17। तो देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई 2 करोगे, मल्टीप्लाई 2 आपको करना है तो कितना हो जाएगा, 34 दांत पाए जाते हैं। कितने, 34। जबकि अगर हम बात करें गाय भैंस की, तो गाय भैंस के अंदर अगर हम बात करें टेम्परेरी दांतों की संख्या तो कितनी होती है, 20 होती है। जबकि अगर हम बात करें परमानेंट तो 32 होते हैं। जबकि ऊंट में कितने होते हैं, तो 34 होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वाकई में अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे, या ये लिखे कि आपको किस तरीके से समझ में आया है, ये वीडियो कैसा लगा है, बस कमेंट जरूर करके जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर
ईस्ट्रस साइकिल की और ईस्ट्रस पीरियड की। तो अगला एरो लगा के लिखोगे मेरे दोस्तों, ईस्ट्रस साइकिल की अगर हम बात करें तो ऊंटों के अंदर ईस्ट्रस साइकिल होती है 28 दिन की। कितने दिन की? 28 दिन। सर ईस्ट्रस साइकिल क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसको हिंदी में कहा जाता है मेरे दोस्त मध्य चक्र। क्या बोलते हैं? मध्य चक्र बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ईस्ट्रस पीरियड की, अगर दोस्तों मैं यहां पर बात करूं तो ये होता है 3 से 5 दिन का। कितने दिन का? 3 से 5 दिन का। और इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यकाल। आओ समझते हैं कि मध्यकाल या फिर मध्य चक्र क्या होता है। तो मध्यकाल क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान से सुनना, जब मादा ऊंट नर ऊंट के साथ संभोग करने की इच्छा प्रकट करे, वैसे काल को या वैसे टाइम पीरियड को या वैसे समय अवधि को बोला जाता है मध्यकाल। याद रखोगे कि मादा ऊंट में कितने दिन तक होता है? तो 3 से 5 दिन तक होता है। इसके अलावा यहां पर हम बात करें कि सर मध्य चक्र क्या होता है, तो दो मध्यकाल के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको कहा जाता है मध्य चक्र, और ये कितने दिन का होता है? 28 दिन का। और याद रखना ईस्ट्रस पीरियड है, मध्यकाल है, इसको गर्मी में आना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्मी में आना या पाली में आना। इसके अलावा याद रखना ऊंट के अंदर इसको पर्टिकुलर बोला जाता है रट। क्या बोला जाता है? रट बोला जाता है, या फिर इसको मस्त भी बोला जाता है कि ऊंट रट में आ रहा है या मस्ती में आ रहा है। तो याद रखोगे ये 3 से 5 दिन का होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऊंटों की संख्या कितनी है अकॉर्डिंग टू क्या? 20वीं पशु गणना के हिसाब से हम बात करेंगे, है ना। 19वीं से क्वेश्चन बहुत कम है कि पूछ लिया जाए, अब लेटेस्ट आपसे पूछेगा। तो चलिए बात करते हैं ऊंटों की संख्या। अगर हम बात करें भारत में अगर हम बात करें ऊंटों की संख्या तो 0.25 लाख ऊंट है मेरे दोस्तों। कितने हैं भारत में? 0.25 लाख ऊंट है। सॉरी, इसको आप इस तरीके से करना, 25 मिलियन करना मेरे दोस्तों। भारत में जो ऊंटों की संख्या है, भारत में ऊंटों की संख्या 0.25 मिलियन ऊंट है। कितने हैं? 0.25 मिलियन ऊंट है। या आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। इसके अलावा हम बात करें कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, तो यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों मेल की, किसकी बात करूं? मेल, तो मेल है 0.08। कितने हैं? 0.08 हैं। और अगर हम बात करें फीमेल की तो मेरे दोस्तों फीमेल आपके हैं 0.17। कितने हैं? 0.17। ये आपके फीमेल हो गए। क्या हो गए? फीमेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक ऊंट कहां पर पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें सर्वाधिक ऊंटों की संख्या की तो मेरे दोस्तों ये पाए जाते हैं आपके राजस्थान में है। इसके अलावा आपके गुजरात में है। गुजरात के अलावा मेरे दोस्तों आपके हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा। और हरियाणा के अलावा आपके कहां पर हैं? तो यूपी में है। यह आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहां पर संख्या की भी कि कितने कितने ऊंट पाए जाते हैं, तो याद रखना राजस्थान में 2.13 लाख है। 2.13 लाख है। गुजरात के अंदर 0.28 लाख है। और अगर हम बात करें हरियाणा तो हरियाणा के अंदर 0.05 लाख है। और हम बात करें यूपी की तो 0.02 लाख है। एक मिनट दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने देखी ऊंटों की संख्या, हमने देखी है कि भारत के अंदर जो टोटल ऊंट हैं ये कितने हैं? 0.25 मिलियन है, जिसमें से मेल कितने हैं? 0.08 हैं। और बात करें फीमेल की तो 0.17 मिलियन फीमेल है। इसके अलावा हम बात करें कि सर्वाधिक ऊंट कहां पर पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक ऊंट आपके राजस्थान में है, गुजरात में है, हरियाणा में है और यूपी में है।
मतलब सर्वाधिक जो ऊंट है, अगर हम बात करें करीबन करीबन भारत के अगर परसेंटेज आप निकालोगे तो 70 से 80% ऊंट कितने हैं मेरे दोस्तों, 70 से 80% जो ऊंट हैं ये आपके राजस्थान में पाए जाते हैं, याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें पर्टिकुलर राजस्थान की। राजस्थान में ऊंटों की संख्या तो 2.13 लाख, कितना 2.13 लाख हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहां पर पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक से क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक में आप याद रखोगे जैसलमेर। क्या याद रखोगे मेरे दोस्तों, जैसलमेर याद रखोगे। इसके अलावा हम बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम में आप याद रखोगे प्रतापगढ़। क्या याद रखोगे मेरे दोस्तों, प्रतापगढ़। ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, यहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, ऊंटनी के दूध की एकमात्र जो डेयरी है राजस्थान में वो कहां पर है। ऊंटनी के दूध की एकमात्र डेयरी जो है ये कहां पर है, तो याद रखोगे स्टार लगा के लिखना, ऊंटनी के दूध, ऊंटनी के दूध की एकमात्र डेयरी की अगर हम बात करें तो उसका नाम है मेरे दोस्तों उरमूल है। क्या है, उरमूल डेयरी है। और ये कहां पर है, तो ये मेरे दोस्तों बीकानेर में है। कहां पर है, बीकानेर। क्या याद हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें NRC ऑन, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमल की अगर हम बात करें, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो जोहड़बीर बीकानेर में है। कहां पर है, जोहड़बीर बीकानेर। क्या याद हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी स्थापना, तो मेरे दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 5 जुलाई 1984 को। कब हुई है, 5 जुलाई 1984। आपको याद रखना है 5 जुलाई 1984 को किसकी स्थापना हुई है, तो याद रखोगे नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमल, जोहड़बीर बीकानेर। और एक क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर ऊंट की नस्लों की। तो ऊंट की नस्लें कितनी हैं, मैं 2-4 नस्लें हैं जिनको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, बाकी के हम नाम देखेंगे यहां पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे कि सर बीकानेरी, ये कौन सी है, बीकानेरी। अब बीकानेरी ऊंट से ही क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे लोकप्रिय नस्ल है किसकी, ऊंट की। याद रखना इसका ओरिजिन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ओरिजिन आप बताओगे, क्या बताओगे, बीकानेर। चलिए इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो स्टार लगा के लिखोगे। देखो इसके सिर के ऊपर एक गड्ढा पाया जाता है जिसको स्टॉप कहा जाता है। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। तो याद रखोगे सिर के ऊपर क्या पाया जाता है, सिर पर गड्ढा, और उस गड्ढे को क्या कहा जाता है, तो स्टॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टॉप। आपको ये याद रखना है। इसके अलावा सबसे सुंदर नस्ल है विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है कौन सी है मेरे दोस्तों, तो बीकानेरी है। दिखाई दे रहा है यहां तक। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई कितनी होती है इन ऊंटों की, तो याद रखना 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। कितने, 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। इसके अलावा आगे के पैर लंबे होते हैं और पीछे के पैर मुड़े हुए होते हैं। तो आगे के पैर लंबे व पीछे के पैर अंदर मुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं, अंदर मुड़े हुए होते हैं। और याद रखना इनको किस लिए पाला जाता है, तो सवारी व कृषि कार्यों के लिए पाला जाता है। सवारी व कृषि कार्यों के लिए पाला जाता है किनको, बीकानेरी ऊंट को। और याद रखना इनके जो भौहें होते हैं यहाँ पर बड़े बड़े बाल होते हैं और उनको जीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीरा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। जीप्रा सॉरी, उसको बोलेंगे जीप्रा, लिख लेना इधर साइड में कहीं पे भी, जीप्रा कहा जाता है। किसको, भौहें के ऊपर जो बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं उनको जीप्रा कहा जाता है। चलिए ये तो बात हो गई बीकानेरी की। अब दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों जैसलमेरी की बात कर लेते हैं। जैसलमेरी के ओरिजिन की बात करें तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जैसलमेर हो जाएगा। सर यहां से क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन सीधा सा सिंपल सा है कि तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए पुलिस व सेनाओं द्वारा काम लिया जाता है। किसके द्वारा, पुलिस व सेना द्वारा काम लिए जाते हैं। याद रखोगे एक रात के अंदर करीबन 100 से 120 किलोमीटर
100 से 120 किलोमीटर दूरी तय कर लेते हैं। एक रात में 100 से 120 किलोमीटर दूरी तय कर लेते हैं। तो याद रखोगे पुलिस व सेनाओं द्वारा कौन से ऊंट की नस्ल काम में ली जाती है? तो जैसलमेरी नस्ल काम में ली जाती है और इसके ऊपर स्टॉप नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें कि सर इस ऊंट की ऊंचाई कितनी होती है, तो याद रखोगे ऊंचाई होती है 7 से 9 फीट होती है, जबकि इधर हमने क्या देखा है, इधर 10 से 12 फीट ऊंचाई होती है। मतलब बीकानेरी की ऊंचाई ज्यादा होती है, जैसलमेरी ऊंट की ऊंचाई कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी ऊंटों की नस्लें हैं आपके, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर मेवाड़ी है। कौन सी है? मेवाड़ी है। मेवाड़ी से क्या याद रखना है? तो मेवाड़ी से इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र है मेरे दोस्तों। कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़ क्षेत्र। और जो मेवाड़ क्षेत्र या फिर अगर आपको ये ऑप्शन में ना मिले तो वह अरावली की पहाड़ियां आप याद रखोगे। अरावली की पहाड़ियां या फिर उदयपुर आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो इन तीनों में से कुछ न कुछ तो मिलेगा। इसकी विशेषता की बात करें तो इसका जो नीचे का होठ होता है, नीचे का होठ ये कैसा रहता है? लटका हुआ या गिरा हुआ रहता है, या आपको याद रखना है। इसके अलावा ऊंट की और भी नस्लें जैसे कि कच्ची गुजरात से संबंधित है। इसके अलावा सांचोरी है या उसको जालोरी भी कहा जाता है। बाकी आपके तीन ही नस्लें दे रखी है, तीनों मैंने आपको बता दी है। कौन सी? बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी। तो दोस्तों आई होप ऊंटों के बारे में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार फटाफट मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं जल्दी से जल्दी, है ना, ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। हमने बात की थी ऊंट की। सर ऊंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक कुबड़ वाला ऊंट होता है, एक दो कुबड़ वाले ऊंट होते हैं। एक कुबड़ वाला जो ऊंट होता है इसको कैमिलस ड्रोमेडेरियस इसका जूलॉजिकल नेम है। दो कुबड़ वाले का कैमिलस बैक्टीरियंस है। इसके अलावा इसको ड्रोमेडेरी ऊंट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तो बैक्टीरियन ऊंट कहा जाता है। ये शुष्क व गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं, ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं जैसे कि लद्दाख में। इसके अलावा फैमिली दोनों की कैमेलेडी है। दोनों का गुणसूत्र कितना है? 2n बराबर 74 है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, शिप ऑफ डेजर्ट क्यों कहा जाता है? कि एक तो ये इसके पैर गद्दीदार होते हैं, रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। राजकीय पशु का दर्जा कब दिया गया? तो 30 जून 2014 को दिया गया। कितने दिन तक पानी? 7 से 8 दिन तक। ऊंट एक बार में 135 लीटर तक पानी पी सकता है। एक दिन में 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। भारत में सबसे पहले ऊंट कौन लाए? मोहम्मद बिन कासिम लाए। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट कौन लाए? तो पाबूजी लेकर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ऊंटों के देवता किसको कहा जाता है? तो पाबूजी को कहा जाता है। ऊंटों की प्रमुख बीमारी है मेरे दोस्तों सर्रा, जिसको तिवर साबी कहा जाता है। इसके अलावा ऊंट पालक जाति कौन सी? राइका रेबारी है। और जो ये सर्रा रोग है प्रोटोजोआ जनित है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ऊंट के कुबड़ में वसा का संग्रहण होता है। एक ऊंट एक जोड़ी बैलों के बराबर कार्य कर सकता है। अगर दिन भर ऊंट कार्य करे तो 1 हेक्टेयर जमीन को जोत सकता है। इसके अलावा कृषि कार्य के लिए ऊंटों को पाला जाता है, सवारी के लिए, बोझा ढोने के लिए और रहट चलाने के लिए ऊंटों का पालन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जेस्टेशन पीरियड तो 390 से 400 दिन की गर्भकाल अवधि होती है। श्वास लेता है 5 से 7 बार 1 मिनट में। नाड़ी की गति होती है 28 से 30 बार प्रति मिनट होती है। ऊंट को जो प्रतिदिन हमें नमक देना चाहिए 75 से 150 ग्राम नमक हमें देना चाहिए। नर के प्रजनन की जो आयु है वो कितनी है? 5 से 6 वर्ष है। मादा ऊंट गर्भधारण के लिए कब? तो 3 से 4 वर्ष की उम्र में रेडी। और मादा ऊंट 2 वर्ष के अंतराल में बच्चों को जन्म देती है। और आगे बढ़ते हैं। बात करें जन्म के समय ऊंट के बच्चे का भार तो 35 से 40 केजी होता है। कुबड़ की बात करें तो कुबड़ की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर की होती है। और हम बात करें इसके घेरे की तो 200 से 300 सेंटीमीटर का घेरा होता है। ऊंट की खाल पर जो मीनाकारी की जाती है उस कला को उस्ता कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस्ता कला। बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो सुबह के समय 34 डिग्री सेल्सियस, इवनिंग को अगर हम बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 93.2 और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको याद रखना है। एक ऊंट के लिए 70 से 100 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता पड़ती है। ऊंट के दूध में सर्वाधिक कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा नर ऊंट का भार 500 से 700 किलो होता है। मादा ऊंट का 400 से 600 किलो होता है। डेंटल फॉर्मूला हमने देखा जो टेम्परेरी होता है 1/3, 1/1, 3/2, 0/0। इसके अलावा परमानेंट में कुछ नहीं करना, पीछे 3/3 लगाना है मोलर की जगह पे, देख लो, है ना। 1/3, 1/1, 3/2 और 3/3।
अगर हम बात करें संख्या की तो टेम्परेरी में आप या तो 22 याद रखो या 24 याद रखो, जबकि हम बात करें परमानेंट तो आपको 34 याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्टर साइकिल की बात करें तो 28 दिन का होता है, और बात करें ईस्टर पीरियड की तो 3 से 5 दिन का होता है, और इसको रट में आना या मस्ती में आना भी कहा जाता है। बात करें भारत में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या 0.25 मिलियन है। अगर आप इनको लाख बोलोगे तो 25 लाख बोलना, आगे से जीरो हटा देना। बात करें मेल की संख्या कितनी है तो 0.08 मिलियन है। यहाँ पे 0.17 मिलियन है फीमेल की। दोनों की अलग अलग हमने बात की है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे पर हरियाणा है, फोर्थ पे यूपी है। राजस्थान में ऊंटों की संख्या 2.13 लाख है। इसके अलावा गुजरात में 0.28, हरियाणा में 0.05 और यहाँ पर 0.02। बात करें सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में तो जैसलमेर में पाए जाते हैं। पहले बाड़मेर में थे, अब जैसलमेर हो गया है। न्यूनतम कहां पर है? प्रतापगढ़ में। करीबन मेरे हिसाब से 208 ऊंटों के आसपास यहाँ संख्या होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बात करें ऊंटनी के दूध की एकमात्र डेयरी कौन सी है तो उर्मूल डेयरी है, जो कहां पर है? बीकानेर में स्थित है। और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमल ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है तो जोहड़बीर बीकानेर में, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 को हुई थी। इसके अलावा हम बात करेंगे ऊंट की नस्लें, तो ऊंट की नस्लों में सबसे इंपॉर्टेंट है बीकानेरी। बीकानेर से इसका ओरिजिन माना गया है। सिर पर एक गड्ढा पाया जाता है जिसको स्टॉप कहा जाता है। विश्व की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है तो बीकानेरी है। ऊंचाई कितनी है? 10 से 12 फीट है। जो पैर होते हैं, आगे के लंबे पैर होते हैं, पीछे के पैर अंदर मुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा सवारी व कृषि कार्यों के लिए इन ऊंट को पाला जाता है। बात करें जैसलमेरी की तो जैसलमेर ओरिजिन माना गया है। पुलिस व सेना द्वारा काम में लिया जाता है। इसके अलावा एक रात में 100 से 120 किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं। ऊंचाई है 7 से 9 फीट। अगली नस्ल आती है मेवाड़ी। मेवाड़ क्षेत्र, अरावली की पहाड़ियां, उदयपुर इसका ओरिजिन माना गया है। इसकी विशेषता क्या है कि नीचे के होठ लटके हुए रहते हैं, ये याद रखोगे। इसके अलावा जैसे कि हम बात करें और भी विशेषताओं की तो जो मेवाड़ी नस्ल है इसके शरीर पे मोटे मोटे बाल पाए जाते हैं, जो मधुमक्खियों से, कीड़ों मकोड़ों से आदि से इसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का वीडियो था हमारा केमल मैनेजमेंट का, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऊंट से संबंधित आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको आंसर दे दिया जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन जरूर कर ले। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, मैंने बताया था 7665686175 पे आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। एक तो आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हो और आपका नाम, ये 3 पॉइंट आपको मुझे मैसेज करना है। दोस्तों हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।